Let's put that on. बनाइए 2 3 4 5 6 7 हाँ, स्क्रीन बड़ा विजिबल है, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। जो ऐड होंगे तो फिर अच्छा कोई आया अभी? ठीक है, 7 बच्चे। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा मैनेजर्स और लीडर में डिफरेंस। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने मैनेजर क्या है वो डिस्कस किया, हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है वो डिस्कस किया, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है वो डिस्कस किया, क्या स्किल्स की ज़रूरत है, वो स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट है, देन फिर हम लोगों ने मैनेजर और लीडर में जो डिफरेंस था वो डिस्कस किया।
नेक्स्ट जो आता है हमारे पास एक और टॉपिक आता है कि अगर लीडर तो है, लेकिन लीडर भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ट्रांजैक्शनल लीडर्स और एक होते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स। तो दोनों की जो लीडिंग स्टाइल है वो थोड़ी सी अलग है, उनका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के जो स्टाइल्स हैं लीडरशिप स्टाइल्स में, उसमें फर्क क्या है, उसके बारे में डिस्कशन अब यहाँ आज होगा। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शनल लीडर्स की बात करते हैं। ट्रांजैक्शनल लीडर्स में कह रहा है कंटिजेंट रिवॉर्ड, कि जो ट्रांजैक्शनल लीडर हैं उनका मेन फोकस होता है कि जो अपने टीममेट्स हैं या जो अपने मेंबर्स हैं उनको कंटिजेंट रिवॉर्ड यानी उनको इंपॉर्टेंस समझाएं, उनको इस तरह से कन्विंस करें कि अगर आप हमें प्रोडक्टिव वर्क देंगे या जो भी हमने टास्क आपको दिया है अगर वो परफॉर्म करके देंगे तो उसके बदले में आपको हम रिवॉर्ड देंगे, बेनिफिट मिलेगा। यानी वो मॉनिटरी भी हो सकता है, जनरली मॉनिटरी पे ही फोकस था, या जो ट्रांजैक्शनल वर्ड है उसका मेन जो मीनिंग है या जस्ट जो निकल के आ रहा वो यही है, ट्रांजैक्शन बेस्ड। यानी अगर आप हमें अच्छा काम करके देंगे तो उसके बदले में हम आपको मॉनेटरी रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करेंगे। तो उसी से ट्रांजैक्शनल लीडर डेवलप हुए। यानी ट्रांजैक्शनल लीडर क्या करते थे, अपनी जो टीममेट्स थे उनको इस तरह से मोल्ड करते थे, मोटिवेट करते थे या कन्विंस करते थे कि अगर आप हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करके देंगे तो हम क्या करेंगे, उसके बदले में आपको रिवार्ड्स प्रोवाइड करेंगे, और जो जितना ज्यादा अच्छा करके देगा उसको रिवॉर्ड्स के चांसेस उसके उतने ही ज्यादा होंगे। तो इस वजह से, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी भी ऐसी है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जो मॉनेटरी बेनिफिट्स है उनको इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं, तो इस वजह से जो ट्रांजैक्शनल लीडर्स थे उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ी। लोगों को लगा कि अगर हमें बेनिफिट मिल रहा है मॉनेटरी टर्म्स में तो हमें क्या करना चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे हमें भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा मिलेगा। तो इनका जो मेन फोकस था कंटिजेंट रिवॉर्ड पे। दूसरा ये एक्टिव एक्टिव पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये जनरली क्या करते थे, जो भी एक्टिविटीज थी एम्प्लॉयज की उनको ऑब्जर्व करते रहते थे, और उसमें अगर कोई डेविएशन आ रहा है, उसमें अगर कोई कमी है तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते थे, उनको सजेस्ट करते थे कि आप क्या करिए, उसमें ये चेंजेस लाइए या ये इम्प्रूवमेंट लाइए ताकि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके और आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट अवेल कर सकें, यानी आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो वो क्या करते थे, उसकी इंपॉर्टेंस को समझाते थे, लोगों को बताते थे कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है और उसमें क्या करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो ये एक्टिव थे, हर इंडिविजुअल पे ध्यान देते थे, उन पे फोकस करते रहते थे, देखते रहते थे किसकी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, और जैसी अगर उनको ट्रेनिंग की जरूरत है तो उनको टाइम पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, किसी तरह के गाइडेंस की जरूरत है तो गाइडेंस प्रोवाइड करते थे। तो ये इस तरह से एक्टिव रहते थे। दूसरा पैसिव पॉजिटिव एटीट्यूड था, ये कहते थे कि जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है हमें वो तो अचीव करना ही करना है, यानी जो भी हमारे टारगेट्स हैं या जो भी हमने एक गाइडलाइंस या फ्रेमवर्क्स बनाए हैं उससे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। हम चाहेंगे कि जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसको आप फॉलो करें और उसके अकॉर्डिंग ही आप काम करें, और वैसी ही चीजें आप रिजल्ट हमें उसी से मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, उन चीजों पे ध्यान करना चाहिए, उन स्टैंडर्ड्स को हम इम्पोर्टेंस को समझाएं, उन रूल्स रेगुलेशंस को लोगों को, ताकि उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करें और जो भी हमारा आउटपुट है वो वैसा ही मिले जैसा कि हमने प्लान कर रखा है या सोच रखा है। नेक्स्ट वो कहता था लेजर स्फीयर, यानी ये फ्री करते थे या थोड़ी सी फ्रीडम देते थे अपने एम्प्लॉयज को या टीममेट्स को कि हमें टास्क से मतलब है, आप काम को कैसे कर रहे हैं, कितने दिनों में करते हैं, इसकी हमें ज्यादा चिंता नहीं है, हमें मेन फोकस करना है जो प्रोडक्टिविटी है या जो आउटपुट है, रिजल्ट है फाइनल, वो हमें मिलना चाहिए। तो वो फ्रीडम प्रोवाइड करते थे एम्प्लॉयज को, ताकि जो भी चीजें हैं वो अपने अनुसार कर सकें। उनका मेन मोटिव था कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होना चाहिए, यानी जो हमने टास्क आपको दिया है वो कंप्लीट होना चाहिए। भले आप एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं तो 10 घंटे काम करिए, अगर एक दिन में आप 4 घंटे 3 घंटे काम कर रहे हैं तो 3 घंटे काम करिए, लेकिन आपको जो काम असाइन किया गया है वो काम, जो भी डेडलाइंस हैं या जो भी बजट है जिसके आपको असाइन करा गया, उसी बजट और उसी डेडलाइंस में आपको कंप्लीट करना है। भरी आप डेली बेसिस पे कैसा रूटीन बनाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इस पे वो क्या करेंगे, ज्यादा आपको फोर्स या किसी तरह से आपको ज्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, वो आप पे थोड़ा सा लिबरल होते थे। वो इंडिविजुअल को फ्रीडम देते थे कि आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधाजनक जो भी चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए और उसके अकॉर्डिंग उस टास्क को परफॉर्म करिए।
लेकिन जनरली यहाँ पर कुछ परेशानियां उनको फेस करनी पड़ती थी कि ट्रांजैक्शनल लीडर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में तो सक्सेसफुल होते थे जहां पर मोनोटोनस जॉब होता था, एक ही तरह का जॉब हो रहा है, या जहां पर जो टास्क है उस पर बहुत ज्यादा टेक्निकल जो भी नॉलेज है उसकी जरूरत नहीं है। तो वहां पर तो अगर हम फ्रीडम कर रहे हैं या फ्री कर रहे हैं एम्प्लॉयज को, तो वहां पर चीजें करी जा सकती, जैसे सेल्स में होता है। तो जो सेल्स या मार्केटिंग में होते हैं तो उनको जस्ट टारगेट असाइन कर दिया जाता है, उनका टाइम शेड्यूल या वर्क शेड्यूल डिसाइड नहीं होता कि आपको ऑफिस में बैठ के 24 घंटे काम करना है, ऐसा नहीं होता। उनका जस्ट ये होता है कि आपको ये टारगेट इतने कस्टमर्स या क्लाइंट से बात करनी है, या इतने जो आउटपुट है वो आप जितनी यूनिट्स हैं वो आपको बेचनी है। भले आप एक दिन काम करें और पूरी यूनिट बेच दें तो भी हम सेटिस्फाई हैं। अगर आप महीने में पूरे 30 दिन काम करते हैं और तब वो 30 यूनिट बेचते हैं तो भी हमें मतलब नहीं, हमें मेन मतलब है जो हमने आपको टारगेट या 30 यूनिट जो दी है सेल करने के लिए, वो आप सेल करके दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो हमें रिजल्ट ओरिएंटेड चाहिए जो भी चीजें हैं, और शेड्यूल कैसे करेंगे ये आपके ऊपर है। तो लेकिन ये उन्हीं जगह चीजें हो सकती हैं जहां पर थोड़ा सा टेक्निकल काम नहीं है, चीजें एक ही तरह की हैं, लोग इजिली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जहां पर चीजों को अपडेटेड करने की जरूरत है, टाइम टू टाइम उसको देखना पड़ेगा हमें कि क्या चीजें सही हो रही कि नहीं हो रही हैं, या कहीं पे करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर ये जो लीडर्स थे वो लैग कर जाते थे या उनकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डेविएट होती थी। दूसरे लीडर्स आते थे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर क्या थे, ये क्या करते थे, अपने जो टीममेट्स हैं उनको डेवलप करते थे फ्यूचर के लिए। यानी इनका मेन ओरिएंटेशन ये था कि करंट में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो तो फुलफिल हो, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है या जो ऑब्जेक्टिव है या जो टास्क हम दे रहे हैं अपने टीममेट्स को वो तो पूरा हो, साथ में क्या इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी हो, यानी जो एम्प्लॉइज हैं उनकी भी ग्रोथ हो, उनकी पर्सनालिटी, उनकी स्किल्स, उनकी नॉलेज भी डेवलप हो, अच्छी हो, ताकि फ्यूचर में वो एक अच्छे मैनेजर या एक अच्छे सुपरवाइजर या किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्टिकुलर पोजीशन अचीव कर सकें या उसके लिए एलिजिबल हो सके। तो इनका फोकस था कि तैयार करना, लोगों को फ्यूचर के लिए ट्रांसफॉर्म करना, इस तरह से हम प्रिपेयर करें या डेवलप करें कि फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए वो तैयार हो सकें। तो इनमें जनरली क्या था, कैरिस्मेटिक इनकी पर्सनालिटी थी, ये लोगों को जल्दी इन्फ्लुएंस कर ला जाते थे, लोग इनको देखकर इंस्पायर होते थे, उन्हें लगता था कि जैसे ये हैं, जैसे इन्होंने परफॉर्म किया है वैसे हमें भी इन्हीं की तरह परफॉर्म करना चाहिए, ताकि हम भी जो इन्होंने पोजीशन अचीव करी है उस पोजीशन को अचीव कर सकें, या जो इन्होंने नॉलेज गेन करी है उसी तरह हम भी वो नॉलेज क्या कर सकें, गेन कर सकें। तो ये क्या करते थे, कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी के थे, ये लोगों को इंस्पायर करते थे, लोगों को इनसे रिस्पेक्ट मिलती थी, लोग इन पे ट्रस्ट करते थे। दूसरा इंस्पिरेशन थे, ये लोगों के इंस्पिरेशन थे, लोग इनको अपना आइडल मानते थे, लोग सोचते थे कि जो भी ये काम कह रहे हैं या जो भी प्रोसेस ये बता रहे हैं वो उसको ध्यान से सुने और उसके अकॉर्डिंग काम करें, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस गेन करी है या लव सक्सेस अचीव करी है, तो इसका मतलब इन्होंने जो चीजें करी होंगी या जो एक्टिविटी करी होंगी वो सोच समझ के या प्लानिंग के साथ करी होंगी। तो अगर ये कुछ चीजें हमें सजेस्ट कर रहे हैं या जो चीजें हमें बता रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उस चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए, तो हम भी सक्सेस मिल सकती है, या जो भी ये चीज़ें बता रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए हैं या हमारे ग्रोथ के लिए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, वो चीज़ें सीखनी चाहिए या वो अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, ताकि हम भी इनकी तरह बन सकें या तैयार हो सकें। तो इनका मेन जो मोटिव था वो इंस्पायर करना लोगों को। देन इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, दूसरा ये कि ये कोई भी चीज़ को बिना सोचे समझे डिसीजन नहीं लेते थे। ये इंटेलेक्चुअल जो उनकी पर्सनल इंट्यूशंस हैं या जो पर्सनल स्किल्स है उसका प्रॉपर यूज करते थे, यानी बिना किसी प्रॉपर किसी ऑब्जर्वेशन के या बिना किसी एनालिसिस के कोई भी डिसीजन ये नहीं लेते थे। इनका ये था कि सबसे पहले कोई भी एक्टिविटी हमें करनी है उसके प्रॉस एंड कॉन्स को समझें कि अगर हम ये डिसीजन लेंगे तो इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और कितना हमें इसमें बजट लगेगा, कितना टाइम लग सकता है दूसरे ऑल्टरनेटिव के साथ। तो सारी चीजें हम पहले सोच लें, किससे उनको फायदा होगा, क्या किसी तरह की एम्प्लॉयज में अनरेस्ट तो नहीं आएगी, जो हमारे टीममेट्स हैं उनमें किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट तो क्रिएट नहीं होगा, या उनकी परफॉर्मेंस कोई डिटोरेट तो नहीं होगी। तो ये सारी चीजें वो ध्यान से सोचते थे तभी डिसीजन लेते थे, यानी ये इंटेलेक्चुअल पे ज्यादा भरोसा करते थे, बिना एनालिसिस के कोई भी डिसीजन नहीं लेते थे। इसीलिए लोग भी इनकी जो भी चीजें थी उसको मानते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो भी इन्होंने डिसीजन लिया है या जो भी ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो सोच समझ के दे रहे हैं, उसका कोई लॉजिक है, बिना लॉजिक के ये किसी चीज को नहीं कहेंगे
किसी से प्रॉपर इसको फॉलो करने के लिए नहीं कहेंगे। देन इंडिविजुअल कंसीडरेशन, ये हर इंडिविजुअल पे ध्यान देते थे कि हर इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज क्या हैं, हर इंडिविजुअल्स को पहचानते थे, उसकी स्किल्स को, उसके अकॉर्डिंग उसको टास्क असाइन करते थे, जो अच्छा परफॉर्म करता था उसको अप्रिशिएट करते थे ताकि उसको पता चले कि मेरी वर्थ है या मेरी इंपॉर्टेंस है इस ऑर्गेनाइजेशन में, या जो भी हमारा लीडर है वो हमारे टीममेट्स की इंपॉर्टेंस को समझ रहा है, उसकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग उसको जज कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसको टास्क दे रहा है। तो ये क्या करते थे, हर इंडिविजुअल्स को एसेस करते थे, उसकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते थे और उसके अकॉर्डिंग उसको एडवाइस देते थे, ट्रेंड करते थे, या जो भी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए उसको डेवलप करते थे, उसकी जो भी अल्टीमेटली प्रॉब्लम के सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड करते थे। तो ट्रांसफॉर्मेशन लीडर क्या है, वो फ्यूचर ओरिएंटेटेड होते हैं, वो हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन, ड्रास्टिक चेंज चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं उनकी स्किल्स या नॉलेज में एक परमानेंट चेंज हो, टेम्परेरी ना हो, केवल फायदे के लिए वो काम ना करें। उनका मेन मकसद हो कि हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो जो भी प्रोसेस है उसको अच्छे से सीखें, ताकि फ्यूचर में भले हम इस ऑर्गेनाइजेशन में ना हो या किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो भी हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, या फ्यूचर में कोई अगर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमारे पास तो हम उसके लिए तैयार हों, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम सही तरह से पूरा कर सकें। तो ये जनरली क्या करते थे, डेवलपमेंट के लिए काम करते थे, ये चाहते थे कि जो भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं या उनसे अटैच्ड हैं वो उस चीज को सीखें, उसको समझें, अपने आप में इम्प्रूवमेंट को लाएं, ताकि फ्यूचर के लिए वो एक अच्छी जो प्लेटफॉर्म है उसको तैयार कर सकें और फ्यूचर में उनके सक्सेस के चांसेस बने। तो दो तरह के लीडर्स हैं, ट्रांजैक्शनल लीडर, पहला लीडर है वो क्या करता है, उनको फ्रीक्वेंट बेनिफिट देना चाहता है, वो कहता है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको उसके बदले हम जो भी इंसेंटिव्स हैं या जो भी मॉनेटरी बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको फायदा होगा। तो उनको लगता था कि जो भी अगर हम काम करेंगे तो हमें उससे कोई बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो हमें अच्छा काम करना चाहिए। जबकि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है वो कहता है ओवरऑल डेवलपमेंट हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो, ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल की भी ग्रोथ होनी चाहिए, इंडिविजुअल को भी अपने में इंप्रूवमेंट लानी चाहिए। अगर इंडिविजुअल की इंप्रूवमेंट होगी तो वो क्या होगा, फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए तैयार हो पाएगा, फ्यूचर जो भी उसके चैलेंजेस या सिचुएशंस आएंगी उनको वो फेस कर सकेगा और उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सकेगा। तो ये क्या है, बेसिक डिफरेंस है ट्रांजैक्शनल लीडर्स में और ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स में। तो दो तरह के लीडर्स होते हैं, ट्रांजैक्शन लीडर, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स, और इसके अकॉर्डिंग दोनों की इंपॉर्टेंस अलग अलग है, अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लीडर्स की जरूरत होती है। लेकिन जैसा हम लोग ने कल भी डिस्कशन करा था कि हाँ क्या तो ट्रांजैक्शन लीडर या ट्रांसफॉर्मेशन लीडर दोनों ही इंपॉर्टेंट है या दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन एक मैनेजर से हमेशा हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए एक लीडर को, क्योंकि लीडर से हमारे सक्सेस के चांसेस हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी एक लीडर हमें एक अच्छे रिजल्ट दे सकता है या एक बेटर रिजल्ट दे सकता है, जबकि एक मैनेजर केवल क्या करेगा, चीजों को मेंटेन या मैनेज कर सकता है, लेकिन फ्यूचर या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैनेजर सफिशिएंट नहीं है, हमें एक अच्छे लीडर की जरूरत है, भले वो ट्रांजैक्शनल लीडर हो या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर हो, लेकिन हमें एक लीडर चाहिए, एक ऐसा लीडर चाहिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को या हमारी टीम को आगे ले जाकर पहुंचा सके या जो भी हमारा विजन है उसको अचीव करने में हेल्प कर सके। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रांजैक्शन लीडर और ट्रांसफॉर्मेशन लीडर। अब बात करेंगे टुडेज चैलेंजेस इन वर्क प्लेस, कि आजकल जो वर्क प्लेस में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं मैनेजर्स को डिफरेंट लेवल्स पे। वो लेवल्स हैं इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल, और उसके अकॉर्डिंग वो कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन को एडजस्ट करते हैं। पहले बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे सबसे बड़ा चैलेंज आता है जॉब सेटिस्फेक्शन। जनरली हम देखते हैं हर एम्प्लॉइज से पूछते हैं या किसी से भी अगर हम नॉर्मल डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला ये आता है कि हम अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं हैं या जहां हम जॉब कर रहे हैं उससे हम सेटिस्फाई नहीं है, या कुछ भी वो पॉजिटिव नहीं बताते हैं जहां पे वो काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उसके लिए। एक मिनट बेटा। हाँ सर, समाचार ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। क्लास ले करके क्लास ले रहे हैं, बात कर ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंडिविजुअल लेवल पे आती है कि जो जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी हर जो इंडिविजुअल होता है उसकी प्रेफरेंसेस अलग अलग होती हैं। जॉब से सेटिस्फेक्शन उसको अलग अलग चीज से मिलता है, जैसे हमने कहा
कि किसी का फाइनेंशियल स्टेटस अगर अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटस वीक है, तो उसके लिए जॉब सेटिस्फेक्शन है अच्छा कंपनसेशन। जहां पर मुझे अच्छा कंपनसेशन मिलेगा वहां पर मैं काम करना चाहूंगा। तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए जॉब सेटिस्फेक्शन वो मायने रखती है। किसी के लिए स्टेटस यानी रिकॉग्निशन, उसको लगता है कि जहां पर मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा, मुझे स्टेटस मेरा अच्छा हो रहा है या मुझे रिकॉग्निशन पहचान मिल रही है, कोई डेजिग्नेशन अच्छी मिल रही है, तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करूंगा या मुझे वहां जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो हर इंडिविजुअल के लिए जॉब सेटिस्फेक्शन का जो पैरामीटर है वो अलग है। तो मैनेजर्स को तो बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि जॉब सेटिस्फेक्शन पहले हम सबका पता करें, लेवल चेक करें कि किसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, कौन किसको ज्यादा प्रेफर्ड करता है। ठीक है, किसी के लिए मॉनेटरी बेनिफिट ज्यादा प्रेफर्ड करते होंगे, किसी के लिए नॉन मॉनेटरी बेनिफिट ज्यादा प्रेफर्ड करते होंगे। तो ये सारी चीजें मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे हम सबको एसेस करें और उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लें। क्योंकि कभी कोई डिसीजन हम ले रहे हैं और किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को या पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लेके और हम कहें कि सबका मानना ऐसा होगा या सबकी सोच ऐसी होगी, तो वो क्या करेगा, हमें कहीं ना कहीं फेल्योर की तरफ ले जाएगा। हमें जो भी चेंजेस हमने करे हैं या जो भी चीजें हमने सोची हैं वो वैसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हर इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस अलग अलग होती हैं। देन दूसरा, एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट की हर कोई अपने आप को मजबूत रखना चाहता है। मजबूत से मतलब है स्किल्स को अपनी इंप्रूव या इनहेंस करना चाहता है। तो हर कोई अच्छी चीजें सीखना चाहता है या नई चीजें सीखना चाहता है या अपने स्टेटस में आगे या अपनी नॉलेज में या अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहता है। अब क्योंकि जब की बात आती है कैरियर डेवलपमेंट की, तो हमें सबसे बड़ा चैलेंजेस ये है कि हमने किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉइज था, उसको हमने जब रिक्रूट करा तो उसको बहुत ज्यादा काम नहीं आता था। हमने उसको अपॉर्चुनिटी दी, उसको सिखाया, लेकिन जब वो सीख गया तो वो फ्यूचर में कहीं और चला गया क्योंकि उसको कैरियर अपॉर्चुनिटीज अच्छी वहां पे दिख रही थी। तो अब ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम अगर किसी को ट्रेंड कर रहे हैं, किसी को सिखा रहे हैं, तो उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा कैसे रख सकते हैं या अपनी ऑर्गेनाइजेशन से लंबे समय तक उसको अटैच कैसे रख सकते हैं। तो एक ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स हैं या जो लीडर्स हैं, कि कैसे हम लोगों को एम्पावरमेंट का मौका दें। क्योंकि ज्यादा अगर हम एम्पावर्ड कैरियर डेवलपमेंट के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज देंगे, तो हो सकता है अगर वो डेवलप हो गए या चीजें उन्होंने सीख ली, तो हो सकता है कि वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ स्विच कर जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हमें इसको भी ध्यान में रखना होगा। बिहेविंग एथिकली, दूसरा एथिकली बिहेव करना। क्योंकि सबकी लिए इम्पोर्टेंस, एथिक्स, सबकी बिलीव्स अलग हैं, सबकी एटीट्यूड्स अलग हैं, लोग अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कस्टम्स को फॉलो करते हैं। तो एथिकली बिहेव करना सबके लिए या एक यूनिफॉर्म तरह से सब पर इम्प्लीमेंट करना भी एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी है या एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि कोई किसी चीज को सही मानता है, कोई किसी चीज को लगता है कि ये मेरे चीज कस्टम्स के हिसाब से या रिलीजन के हिसाब से सही नहीं है। तो उन चीजों को इम्प्लीमेंट करवाना बहुत मुश्किल है या उन लोगों से काम करवाना मुश्किल है इस तरह की चीजों को। तो एथिकली बिहेव कैसे करें या लोगों को हम इम्पोर्टेंस समझाएं कि जो भी आप काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें एथिकली सही नहीं है, और लेकिन क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, तो हमें फेक कमिटमेंट करना पड़ता है जो भी हमारे कस्टमर या क्लाइंट्स हैं, कि जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हैं वो सबसे रीजनेबल प्राइस या कम प्राइस में मिल रही है और इससे सस्ती कोई कॉम्पिटिटर अवेलेबल नहीं कराएगा। तो ये क्या एथिकली सही तो नहीं है, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें ये चीजें करनी पड़ती हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एथिकली बिहेव करना। तो अगर हम चाह भी रहे हैं एथिकली बिहेव करना, तो भी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या ग्रुप में। उसके अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। तो एक ये चैलेंजेस हो सकते हैं। फिर ये तो हो गया इंडिविजुअल लेवल पे चैलेंज कि हमें जॉब सेटिस्फेक्शन पे करना पड़ता है, एम्पावरमेंट होता है, एथिकली बिहेव होता है। कुछ ग्रुप लेवल पे होते हैं जहां पर हम इंडिविजुअल तो सही हैं, लोग अपनी जो भी टास्क है उसको परफॉर्म कर रहे हैं, कैरियर ग्रोथ उनकी अच्छी हो रही है, लेकिन ग्रुप में वो दिक्कत कर रहे हैं। ग्रुप में दिक्कत कर वर्किंग विद अस। जनरली इंडिविजुअल बहुत अच्छा है, उसमें नॉलेज अच्छी है, वो कैपेबल अच्छा है, लेकिन दूसरों के साथ वो अच्छा बिहेव नहीं करता है, यानी मिसबिहेव करता है या रिस्पेक्ट नहीं देता या ग्रुप में काम करना नहीं चाहता। वो कहता है मैं जो भी परफॉर्म करूंगा इंडिविजुअल करूंगा, किसी के साथ मिलकर काम नहीं करूंगा, या हर किसी के साथ मैं जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाता हूँ या मिलके काम नहीं कर पाता हूँ या कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में अब ग्रुप की कोहेसिवनेस बनाना, ग्रुप में जो भी लोग मेंबर्स हैं उनमें एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाना ताकि वो एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
क्योंकि हर इंडिविजुअल जो होता है वो हो सकता है कि अपना परफॉर्मेंस अच्छी कर लेता हो, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस की वजह से काफी दूसरे लोगों को सफर करना पड़ सकता है या उनकी परफॉर्मेंस में वेरिएशन आ सकता है। तो ये भी हमें करना होगा कि ये मिसमैच ना हो, जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है या जो टीम की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो काम करें। किसी तरह का अगर उन्होंने आउट परफॉर्म किया या एडिशनल परफॉर्म किया तो कहीं ना कहीं टीम मेट्स में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, उन्हें लगेगा कि ये जो है वो जानबूझकर अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए या अपनी प्रेफरेंस दिखाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में एडिशनल काम कर रहा है या अच्छा काम कर रहा है, जबकि हम जो एक लेवल में काम कर रहे हैं या जिस तरह से हमारा जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए, उस वो हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं वो या ग्रुप में वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या मिसमैच हो रहा है कहीं ना कहीं। तो एक ये प्रॉब्लम्स होती है। देन वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, क्योंकि अलग अलग तरह से लोग आते हैं, कोई किसी रीजन से आ रहा है, कोई किसी कल्चर्स को बिलोंग कर रहा है, कोई किसी नॉर्म्स को बिलोंग कर रहा है, तो सब अलग अलग चीजों को मानते हैं या अलग अलग चीजों को बिलीव करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग बैलेंस बनाना पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मुश्किल है। एक यूनिफॉर्म अगर हम पॉलिसी या फ्रेमवर्क बनाएंगे उसको सब लोग माने, वो पॉसिबल नहीं है। तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग आते हैं, उनको कन्विंस करना, उनको एक यूनिफॉर्म कल्चर में ढालना जो ऑर्गेनाइजेशन का है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। देन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कुछ चैलेंजेस आते हैं। पहला आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इसलिए क्योंकि हमें क्या करना है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है ऑर्गेनाइजेशन की। तो अगर कोई एक इंडिविजुअल अच्छा परफॉर्म कर रहा है या कोई नंबर ऑफ पीपल्स कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की इंप्रूव नहीं हो सकती। तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए हर किसी का परफॉर्म करना जरूरी है। यानी हमें इस इंपॉर्टेंस को समझना होगा कि हर इंडिविजुअल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अप्रिसिएशन बेशक मिलना चाहिए, लेकिन अगर जो काम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं उनको भी डीमोटिवेट हम ना करें, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें या प्रॉपर करेक्शन का मौका दें, ताकि वो भी अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकें, वो भी बेनिफिट्स जो चाह रहे हैं वो अवेल कर सकें। क्योंकि अगर वो कहीं उनको लगेगा कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है, जिस वजह से मैं जो भी बेनिफिट्स हैं वो अवेल नहीं कर पा रहा हूँ या मुझे वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल उनका हाई हो जाएगा। उनको लगेगा कि यहाँ पर जो जॉब है उसमें मुझे इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है, या मुझे जो चीज़ें एक्सपेक्ट मैं कर रहा था वो चीज़ें मुझे प्रोवाइड नहीं हो रही हैं, तो मुझे किसी और जॉब की तरफ जाना चाहिए या किसी और जगह ट्राई करना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है या ये दिक्कतें आ सकती हैं। तो जनरली हमें इस पे फोकस करना होगा कि कैसे इनको दूर किया जा सकता है, कि जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनको चीजें मिलें और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी हमारी इंप्रूव हो। जहाँ पे करेक्शन की जरूरत है उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड दी जाए कि सबकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, तभी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी हमारी अच्छी होगी। किसी एक इंडिविजुअल के परफॉर्म करने से या कुछ लोगों के अच्छा परफॉर्म करने से कभी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं हो। दूसरा आता है इफेक्टिंग एम्प्लॉयज डेवलप करना। इफेक्टिव एम्प्लॉयज डेवलप कैसे होंगे? सबसे पहले एब्सेंटीज रेट हम कम करें। एब्सेंटीज रेट यानी ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, अपनी जॉब में अवेलेबल हों। अगर बहुत ज्यादा छुट्टियां करते हैं लोग, अपने जॉब में नहीं आते हैं या बिना बताए इन्फॉर्म करे ज्यादा से ज्यादा अनअवेलेबल रहते हैं, तो इससे इफेक्टिवनेस उनकी सफर करेगी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की। क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक दिन में 10 लोगों की जरूरत है और उन 10 लोगों में से 3 लोग एब्सेंट हैं, तो उन जो 7 लोग वहां पर हैं उनको उन 3 लोगों का काम भी करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी पूरी करनी है। तो कहीं ना कहीं उनमें अनरेस्ट आएगा या उन्हें लगेगा कि हर टाइम हम ही काम क्यों करें, जो लोग एब्सेंट हैं वो तो काम नहीं कर रहे हैं या उन चीजों को नहीं कर रहे हैं, और सारा जो भी है बर्डन हम पर आ जाता है या हमें स्ट्रेस लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत है या ये भी चीजें कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो हमें देखना होगा एब्सेंटीज रेट मिनिमम रहे या सही तरह से मैनेज कर पाए। दूसरा टर्नओवर रेट, कि लोग जॉब छोड़कर ना जाएं। अगर लोग जॉब ज्यादा छोड़कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में या लोगों में ये अनरेस्ट होगा कि यहाँ पर चीजें जो हैं वो फेवरेबल नहीं है, क्योंकि जो इंडिविजुअल था उसने हो सकता है 2-3 साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अब उसको कैरियर अपॉर्चुनिटीज भले कहीं अच्छी मिल रही इस वजह से छोड़ के चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये र्यूमर्स आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सही नहीं चल रहा है, इसी वजह से ज्यादा लोग जॉब छोड़कर जा रहे हैं। तो इस टर्नओवर रेट की वजह से भी इफेक्टिवनेस एम्प्लॉयज की इफेक्ट हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए, टर्नओवर रेट को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए।
दूसरा ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप, ऑर्गेनाइजेशन की सिटीजनशिप तभी बनेगी जब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कमिटेड होंगे एम्प्लॉयज, यानी उनका कमिटमेंट बढ़ाया जाए, उन्हें इंपॉर्टेंस समझाई जाए, उनको टाइम टू टाइम डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाए, उनको किसी तरह का पार्टिसिपेशन करवाया जाए डिफरेंट एक्टिविटीज में, तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ मुझे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दी जा रही है, मुझे कंसिडर किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, यानी मेरी कोई वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन में, यानी मुझे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करना चाहिए। तो जनरली जैसे कंपनीज करती हैं, शेयर्स जो होते हैं कंपनीज के वो इशू कर देती हैं एम्प्लॉयज के नाम पे, तो एम्प्लॉयज को फील होता है कि अच्छा मैं ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ या मैं एक तरह से पार्टनर हूँ, क्योंकि मेरे नाम से जो शेयर हैं वो इशू हैं, तो यानी जो भी प्रॉफिट होगा तो उसका कुछ पोर्शन मुझे भी मिलेगा। तो इस ऑब्जेक्टिव से वो क्या करते हैं, अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें भी एक बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अगर उनको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनके लिए कुछ अच्छा हो रहा है या कोई ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़े ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनकी इफेक्टिवनेस अपने आप अच्छी होगी। अगर वो ज्यादा इन्वॉल्व फील करेंगे, अपने आप को ज्यादा अटैच फील करेंगे, तो वो अच्छा परफॉर्म करके देंगे या उनकी इफेक्टिवनेस जो होगी वो अच्छी होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप पे हमें ध्यान देना होगा। तीसरा आता है कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल एनवायरनमेंट। वो इसलिए क्योंकि इस समय एनवायरनमेंट जो है वो डायनेमिक है, हमेशा चेंज होता रहता है, और जनरली अब ग्लोबल एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं, यानी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज या प्रोसेस हम इस तरह से अपनी फेवरेबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिजाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज जो प्रोडक्ट है या जो सर्विसेज हैं या जो प्रोसेस हैं वो ग्लोबल लेवल पे हैं, यानी कोई प्रोडक्ट जो है वो हर मार्केट में अवेलेबल हो रहा है, हर तरह के लोगों के लिए हो रहा नेशनल है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हमें इंटरनेशनल उसके लेवल, अकॉर्डिंग है क्या हो गया बेटा? नेशनल लेवल। नहीं, ग्लोबल तो नेशनल नेशनल लेवल पे तो हो गया, मतलब ग्लोबल इसलिए क्योंकि अब हमने कहा जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी हमेशा क्या है, अपडेट होती रहती है। तो अगर हम ग्लोबल लेवल पे, यानी हम यहाँ की टेक्नोलॉजी, हम यहाँ सोच रहे हैं कि यहाँ 4G बहुत सफिशिएंट है, जैसे नेटवर्क की अभी टेलीकॉम की बात कर रहे हैं, तो करंट यहाँ इंडिया की टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमने कहा 4G, तो हम जो भी हैंडसेट बना रहे हैं वो 4G इनेबल्ड बनाए तो हमें सक्सेस मिलती रहेगी। लेकिन अगर हम ग्लोबल की बात करें तो बाहर जो कंट्रीज हैं वहां पे 5G स्टैब्लिश हो चुका है, इवन वो आगे टेक्नोलॉजी की भी प्रोसेस में है या उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ग्लोबल इन्वायरमेंट को सोच के ध्यान में रखना होगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी जो है वो तैयार करनी होगी, क्योंकि अगर हम इस तरह से फ्यूचर के लिए तैयार नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हमें लॉस होगा फ्यूचर में। शॉर्ट टर्म में तो हमें बेनिफिट मिलेगा, या जो लोकल मार्केट है हमें वहां तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन हम जो, क्योंकि हम ग्लोबल बिजनेस कर रहे हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो दूसरी कंट्रीज में भी अवेलेबल होते हैं, तो हमें सबकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में हमेशा चेंजेस लाने होंगे, उसमें अपडेशन करने होंगे। अगर हम अपडेशन नहीं करेंगे तो हम मार्केट में ऑब्सलीट कर जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जनरली जो फीचर फोन्स बनाती हैं कंपनीज, ठीक है, वो धीरे धीरे मार्केट से अब हटती जा रही हैं, तो या उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो कम होती जा रही है, तो वो इसलिए होती जा रही है क्योंकि वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं। अगर वो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स या ग्लोबल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंजेस लाएं, अपने इंप्रूवमेंट लाएं, तो ही वो सरवाइव कर पाएंगे। अगर वो अपने आप में चेंजेस नहीं लाएंगे, स्टिक रहेंगे एक ही तरह से, तो कहीं ना कहीं फेल्योर के चांसेस उनके बढ़ जाएंगे, फ्यूचर को में वो बहुत ज्यादा दिनों तक अपने बिजनेस को रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो हमें ग्लोबल एनवायरनमेंट के हिसाब से सोचना होगा, ग्लोबल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लॉयज में चेंज लाने होंगे, उन्हें ट्रेंड करना होगा। जैसे रिसेंटली अभी हुआ डीमोनेटाइजेशन के बाद सारे ट्रांजैक्शन या जो भी बैंकिंग चीज, सारी फैसिलिटीज थी बैंकिंग के, जो भी एक्टिविटीज थी वो सारी डिजिटल होने लगी। तो जब डिजिटल होने लगी तो जो भी एम्प्लॉयज थे, उनके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज थे, वो ज्यादा कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं थे। तो वहां पर जो मैनेजर्स थे या जो वहां पर लोग हैंडल करते थे, उनको काफी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ी उन लोगों को ट्रेंड करने में या उनको कन्विंस करने में कि टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस को समझिए। आज टेक्नोलॉजी डिमांड है, बिना टेक्नोलॉजी के आप कोई काम को नहीं कर सकते हैं, तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना ही पड़ेगा, आपको चीजें सीखनी ही पड़ेंगी। अगर आप चीजें सीखेंगे तभी सरवाइव कर पाएंगे। अगर आप चीजों को पॉजिटिव वे में नहीं लेंगे, चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आपके लिए तो मुश्किल खड़ी होंगी होंगी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी मुश्किल खड़ी हो जाएंगी। तो आपको क्या करना होगा, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंज लाने होंगे। ये मार्केट की या एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये चीजें हमें कन्विंस करनी होगी उन लोगों को, या उन लोगों को इस तरह से तैयार करना होगा, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, कि उसकी इंपॉर्टेंस को समझें और अपने आप में इंप्रूवमेंट लाएं। अगर वो इंप्रूवमेंट नहीं लाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी इंप्रूव नहीं हो सकती या उसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी नहीं हो सकती। ये सारी चीजें हमें देखनी होगी। तो ये जनरली चैलेंजेस होते हैं
जो क्या करने होते हैं, हमें देखने होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और उन चैलेंजेस को ध्यान में रखकर ही हम क्या कर सकते हैं, अगर इन चैलेंजेस को जो भी मैनेजर्स हैं उन्होंने सही तरह से हैंडल कर लिया या सही तरह से देख लिया, तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जा सकता है। और अगर वो चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाया, कहीं न कहीं लैग कर गया, या कहीं न कहीं उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और उनको प्रॉब्लम के वो सॉल्यूशन नहीं ढूँढ पाया, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। तो ओबी में या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में मैनेजर का जो रोल है या जो लीडर का रोल है वो यही है कि जो भी एनवायरनमेंट की या मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, एम्प्लॉइज को डेवलप करें या एम्प्लॉइज को तैयार करें। अगर हम एम्प्लॉइज को तैयार कर ले गए तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम एम्प्लॉइज को चेंज नहीं कर पाए, उनको तैयार नहीं कर पाए, तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो हमें ये सारी चीजें देखनी होंगी या ये समझनी होंगी। तो बेसिकली ये वर्क प्लेस चैलेंजेस हैं जो करंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, या जो मैनेजर्स या जो लीडर्स हैं उनको एम्फसाइज करना चाहिए इन चीज़ों पे, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चैलेंजेस हैं इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, या जो हम लोगों ने ट्रांजैक्शनल लीडर और ट्रांसफॉर्मेशन लीडर की बात करी, उसमें किसी की कुछ क्वेरीज हैं, पूछना चाहे। सर ट्रांजैक्शन लीडर और मैनेजर में मतलब ट्रांसफॉर्मेशन लीडर में थोड़ा डिफरेंस एक बार बता दीजिए। देखिए, ट्रांजैक्शन लीडर जैसा नाम से हमें डिसाइड हो रहा है, ट्रांजैक्शन लीडर क्या करता है, फोकस करता है ट्रांजैक्शन पे। यानी वो कहता है कि हम लेन देन के हिसाब से इनको समझाएं कि अगर आप हमें प्रोडक्टिव काम करके देंगे तो हम एडिशनल मॉनेटरी बेनिफिट आपको देंगे। इस तरह से वो क्या करता है, कन्विंस कर ले जाता है। यानी वो कहता है कि जितना अच्छा काम करके दोगे आप, हम उतना फायदा आपको देंगे, इंसेंटिव देंगे, बोनस देंगे, ताकि आपको जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है आपका इंप्रूव हो सके। तो उसका मेन फोकस ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लालच दिया जाए जो भी इंप्लॉइज हैं। तो कभी कभी क्या होता है, लालच से भी लोग आपसे जुड़ते हैं या आपको फॉलो करते हैं या आपकी जो चीज है उसको मानते हैं। तो हमें इस तरह से भी कर सकते हैं कन्विंस, या इस तरह से भी हो सकता है। जबकि ट्रांसफॉर्मेशन लीडर का काम है कि हमें तुरंत बेनिफिट नहीं चाहिए, हम लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने जो इंप्लॉइज हैं उनको ट्रेंड कर रहे हैं, फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेशन है उसके लिए तैयार करना चाह रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट हम है। चाहेंगे कि हाँ, रिक्वायरमेंट है, तो वो कहते हैं कि हम एम्प्लॉइज से कहेंगे कि अपने आप को ट्रेंड करो, अपने फ्यूचर के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट करो, नई टेक्नोलॉजी सीखो, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करो, ताकि आप क्या करो, जैसे हमने सक्सेस पाई या हमने अपनी लाइफ में जो भी अचीवमेंट्स है वो अचीव करे, उसी तरह आप भी वो पा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको हमेशा सीखने की जरूरत है, ईगरनेस चाहिए आप में। हमेशा आप टेक्नोलॉजी से अपग्रेड रहिए अपने आप को, अपना जो एनवायरनमेंट में चेंज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करिए। अगर आप चेंजेस नहीं लाएंगे तो भले इस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर ले जाएं, लेकिन फ्यूचर में अगर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहां आप काम नहीं कर पाएंगे। तो उसका मेन होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, सारे जो एम्प्लॉइज हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, या सारे जो मेंबर्स है सबका डेवलपमेंट हो। वो केवल ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचता है, उसका ये सोचना है कि सबको हम इस तरह से तैयार करें ताकि फ्यूचर में वो भी मेरी तरह लीडर बन सकें, या फ्यूचर में मेरी तरह मैनेजर का रोल प्ले कर सकें। तो उनका मकसद या उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन लीडर का, ट्रांसफॉर्म करना, ड्रास्टिक चेंज लाना या डेवलपमेंट फेज की तरफ लेकर जाना दिखाना। एम्प्लॉइज। ठीक है, और कुछ? सर इससे तो फिर लीडरशिप स्टाइल की प्रोडक्टिव वगैरह भी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि वो एम्प्लॉयर्स के ही। हाँ हाँ सही कह रहे नहीं, इंक्रीज तो हो जाएगी, लेकिन हर जगह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यानी अगर आप सीखने का मौका दे रहे हो, जब सीखने का मौका दे रहे हो तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपने आपको अपने ऑन गोइंग प्रोसेस से, क्योंकि जब वो सीख रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, तो उस समय उसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी डाउन होगी जिस टाइम वो सीख रहा है, जिस पीरियड में। तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क प्रेशर है वो ज्यादा पड़ेगा। तो लीडर जो है काफी सारी चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते जो वो चाह भी रहे होते हैं। लेकिन उस तरह से आपको शेड्यूल बनाना होगा या उस तरह से प्लान करना होगा ताकि उनकी ट्रेनिंग भी होती रहे। इसलिए जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है वो इसीलिए प्रोवाइड करी जाती है कि जॉब के साथ साथ आप अपने आपको अपग्रेड भी करते रहें और हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो भी अनइंटरप्टेड चलता रहे। तो ये सारी फैसिलिटी, हाँ, या काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे आप उसकी बात करो, टीसीएस की बात करो, विप्रो की बात करो, तो वो करस्पॉन्डेंस कोर्स कराती हैं अपने एम्प्लॉयज को, आगे पढ़ने का या आगे पढ़ाई करने का मौका या टेक्नोलॉजी से अपग्रेड होने का मौका देती हैं। वो इसलिए देती हैं क्योंकि उनका मकसद ये होता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने आप को अपडेट रखें, क्योंकि अगर वो अपने आप को अपडेट रखेंगे तो वो फ्यूचर में हमारे लिए कोई अच्छी पोजीशन के जो भी रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा कर सकते हैं। यानी फ्यूचर में अगर हम अच्छे
मैनेजर की जरूरत है तो हम डेवलप कर रहे हैं, अभी से हम डेवलप कर रहे हैं उन मैनेजर्स को, ताकि फ्यूचर में हमें बाहर कहीं ना जाना पड़े, हम इंटरनल रिक्रूटमेंट से ही उन्हीं जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनको प्रमोट करके मैनेजरियल लेवल तक पहुंचा सकें। सर तो ये फ्यूचर टीसीएस के की उनको फुल फॉर्म बेनिफिट क्या है? देखते हैं। टीसीएस की फुल फॉर्म? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, क्यों क्या हो गया? पहली बार सुना तुमने? नहीं, फुल फॉर्म नहीं। अच्छा अच्छा, तो कंपनी नहीं सर सुनी? सर ये जो टाटा जी मतलब टाटा हैं जो हैं जिनके टाटा कंपनी के ओनर हाँ, रतन, तो सर ये तो एक मतलब बढ़िया लीडर कहे जाएंगे पहले, और क्या, लीडर तो है ही। क्योंकि और क्या? सर ये मतलब ये एज अ ये बिजनेसमैन भी हैं। हाँ नहीं, ये भाई, वर्कर्स की साइड ये एक लेते हैं ना ऐसे पहले। लीडर हैं जिन्होंने हैं। अपने जो कंट्री है उसको रिप्रेजेंट किया है वर्ल्ड वाइड, यानी अपनी इंपॉर्टेंस समझाई है। लोग अब जो भी हमारी वर्ल्ड। टेक्नोलॉजीज हैं या जो चीजें हैं उसमें ये देखते हैं कि इंडिया भी अब पीछे नहीं है, वो भी आगे बढ़ रहा है। भाई जो इन्होंने नैनो लाई, या जो नैनो प्रोजेक्ट जो था, वो इनका मेन मोटिव था कि हमें प्रॉफिट नहीं कमाना है, हमें कुछ चीजें ऐसी प्रोवाइड करनी है जिससे हमारी जो कंट्री है वो रिप्रेजेंट कर सके, लोगों के दिमाग में बन सके कि हम भी कुछ ऐसा तैयार कर सकते हैं, यानी हमारी भी टेक्नोलॉजी, हम भी अपडेटेड हैं, ऐसा नहीं है कि हम पीछे चल रहे हैं तुमसे। तो इन्होंने वो सोच बदली लोगों की। तो जाहिर सी बात है, जब सोच बदल रहे हैं तो वो क्या है, एक अच्छे लीडर हैं, तभी वो ऐसा कर सकते हैं। अगर वो अच्छे लीडर नहीं होते, केवल मैनेजर होते, तो वो कहते हैं जो भी प्रॉफिट चल रहा है उस पर स्टिक रहो, हम पॉलिसी क्यों चेंज करें, जो मॉडल अच्छा बिक रहा है हमारा उसी पे हम फोकस करें। सब भाई टाटा सफारी हमारी चल रही है, चलाते रहो उसको, पैसा तो मिल ही रहा है, तो हमें क्या जरूरत है चेंज लाने की। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम चेंज लाएंगे, भले हमें प्रॉफिट ना हो, लेकिन हम अपनी वर्थ दिखाना चाहते हैं दूसरी कंट्रीज को कि हम भी आपसे पीछे नहीं हैं, हम चीजें डेवलप कर सकते हैं, हम वो टेक्नोलॉजी ला सकते हैं जो आप कर सकते हैं, वो हम भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कंट्री को भी एक रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिया। यस सर, फिर सर सोसाइटी के लिए वेलफेयर वगैरह तो वो करते ही रहते हैं अच्छे अच्छे। हाँ, सोसाइटी के लिए तो वो करते ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो चीजें करी, तो एक अच्छे लीडर हैं, वो अपनी टीम के लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जो भी उनकी टीम है, तभी जो टीम है उसका ट्रस्ट है, इतने जो एम्प्लॉइज है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वो उससे जुड़े हुए हैं। इवन आपने अभी कोविड में भी देखा, तो जो उन्होंने जो ऑक्सीजन कंडेंसर प्रोवाइड करे, ठीक है, तो उसमें जो एम्प्लॉइज थे वो इनके एम्प्लॉइज जाते थे हॉस्पिटल्स में, वहां पर जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उनकी रिक्वायरमेंट नोट डाउन करके लाते थे, वहां पर जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए उसमें प्रोवाइड करते थे। तो अगर आम इंसान होगा तो वो कहेगा यार इतना डर है, मैं क्यों निकलूं बाहर, कहीं मैं इन्फेक्टेड ना हो जाऊं। लेकिन क्योंकि उनका अपनी कंपनी पे ट्रस्ट था, अगर उनकी कंपनी का जो लीडर है वो कुछ करना चाहता है तो एम्प्लॉयज भी रेडी हैं कुछ करने के लिए सोसाइटी के लिए। तो वो भी बहुत एंथुजियास्टिक थे, वो भी आगे बढ़कर आ रहे थे, लोगों की हेल्प कर रहे थे। तो वो इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि उन्होंने टीम में ट्रस्ट डेवलप करा। टीम में ट्रस्ट डेवलप है, उन्होंने कहा अगर मुझे कुछ होता भी है तो मेरा जो लीडर है वो मेरी देखरेख करेगा, या मेरी जो फैमिली है उसको सपोर्ट करेगा, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। अगर सोशल कॉज मैं जितना कर सकता हूं तो मैं करूंगा, और सपोर्ट के लिए मेरा जो लीडर है वो मेरे साथ मौजूद है, अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरी फैमिली को वो सपोर्ट करेगा। तो ये ट्रस्ट ही बहुत कीमती है। ठीक है, और किसी को कुछ? ठीक है, तो फिर आज का डिस्कशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। अभी आगे प्रोडक्टिविटी देखिए पूरा हो नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा थोड़ा उसमें डिस्कशन ओके चाहिए। सर। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिव एम्प्लॉयज जो था डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कैसे क्या करना चाहिए, और वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्या होता है, जो टर्म्स आए थे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज डिस्कशन हम लोग यहीं रखते ठीक है हैं, और जो चीजें हैं उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, और नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तो उसमें फिर हम लोग आगे की डिस्कशन करेंगे जो भी चीजें होंगी। सर। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, आप थैंक यू सर। कैसे रिवाइज करें लेकिन ये तो वेलकम। ठीक है। बताइए। थैंक यू। ये होगा। हेलो हर्ष, विजय।